हेलो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं रिवीजन ऑफ सर्विस टैक्स। इस पार्ट में मैं सिर्फ उन टॉपिक्स पर ध्यान दूंगा जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने के लिए ज़रूरी हैं। फिर सेकेंड रिकॉर्डिंग में हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। लेट अस स्टार्ट विद सर्विस टैक्स। जितने भी प्रोविजंस हैं सर्विस टैक्स के, वो सभी के सभी किस एक्ट में लिखे हुए हैं? फाइनेंस एक्ट 1994। जितने भी प्रोविजंस हैं वो इस फाइनेंस एक्ट में एक चैप्टर में इकट्ठे कर दिए गए हैं। उस चैप्टर का नंबर क्या है? चैप्टर 5। चैप्टर 5 में जो सर्विस टैक्स के सेक्शंस हैं वो कहां से शुरू होते हैं? वो सेक्शन 64। इसीलिए सर्विस टैक्स का पहला सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 64। पहला सेक्शन हमेशा किसी भी एक्ट का क्या बताएगा हमें कि वो एक्ट इंडिया में कहां कहां पर एप्लीकेबल है और किस किस चीज पर वो एक्ट लगेगा। तो एक्सटेंट सर्विस टैक्स लॉ कहां कहां पर लगता है? क्या पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है? यस, लेकिन इंडिया में एक जगह पर एप्लीकेबल नहीं है। कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन क्या इंडिया की लैंड के आगे भी सर्विस टैक्स लॉ एप्लीकेबल है? क्या वाटर में भी एप्लीकेबल है? यस, उस वाटर को हम बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। लैंड के कितनी आगे? 200 नॉटिकल माइल्स, यहां तक सर्विस टैक्स एप्लीकेबल है। इसका मतलब सर्विस टैक्स पूरे इंडिया में, इंडिया के आगे 200 नॉटिकल माइल्स तक, लेकिन एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में क्यों अप्लाई नहीं हो पाया? ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर, कौन सा आर्टिकल नंबर है? आर्टिकल 370, जो ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई भी लॉ अप्लाई करना चाहती है तो पहले जम्मू एंड कश्मीर असेंबली की कंकरेंस, कंसेंट की जरूरत है। एंड टिल डेट द कंकरेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर असेंबली हैज नॉट बीन ऑब्टेन्ड। हेंस सर्विस टैक्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन जम्मू एंड कश्मीर। ध्यान रखिए, रिसीवर कहां पर है हमें यह देखना है। जहां रिसीवर है वहां पर सर्विस टैक्स लागू होना चाहिए। इसका मतलब अगर रिसीवर JNK में है सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, चाहे प्रोवाइडर दिल्ली का हो चाहे कहीं का भी क्यों ना हो। इसी तरह से अगर हम इंडिया के बाहर सर्विस देते हैं तब भी सर्विस टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि रिसीवर इंडिया के बाहर है। अगर कोई आदमी बाहर से आकर इंडिया में सर्विस देता है तो सर्विस टैक्स लगेगा। और शायद आपको याद हो उस पर रिवर्स चार्ज भी लगता है, जो लोलो वाला एग्जाम्पल है अपना सेक्शन 68 सबसेक्शन 2 वाला। ये था अपना पहला सेक्शन 64। 65 में सारी डेफिनेशन लिखी हुई है। तीसरा सेक्शन, सेक्शन 66, ये कौन सा सेक्शन है? ये चार्जिंग सेक्शन है। कितना रेट ऑफ टैक्स है आजकल? 12%। चार्जिंग सेक्शन ने कहा है कि रेट ऑफ टैक्स इज 12%। वो बात अलग है कि 2% एजुकेशन सेस प्लस 1% चेक इस टैक्स पर लगता है, तो इफेक्टिवली ये रेट बन जाता है 12.36%। अब इसके बाद 66 के बाद अगला सेक्शन, ये सेक्शन किसके बारे में है? याद कीजिए, सेक्शन 67 इज अबाउट वैल्यूएशन। आपकी भाभी कटरीना जैन का सेक्शन क्या कहता है? अगर बदले में कैश मिला, कंसिडरेशन मिली, तो साहब ग्रॉस अमाउंट चार्ज होगा। अगर बदले में कंसिडरेशन नहीं मिली, जैसे डायमंड रिंग मिली थी मुझे, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू देख ली जाएगी। और अगर बदले में कुछ ऐसी चीज मिली जिसकी कंसिडरेशन असर्टेन नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उस पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। अगर बदले में कोई ऐसी चीज मिल रही है जिसकी कंसिडरेशन असर्टेनेबल नहीं है, तब उस सिचुएशन में उसकी वैल्यू डिटरमाइन की जाएगी, बट एज पर वैल्यूएशन रूल्स निकाली जाएगी। वो भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, अगर कभी भी हम अमाउंट जो चार्ज कर रहे हैं वो इंक्लूडिंग सर्विस टैक्स है, या हमने टोटल अमाउंट के अलावा कुछ भी और नहीं लिया, तो इंक्लूडिंग सर्विस टैक्स में आपको डिवाइडेड बाय 112.36 करके चलना है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप अजम्पशन लीजिए। नेक्स्ट, जब आप सर्विस प्रोवाइड करते समय कोई गुड्स सेल करेंगे तो गुड्स की वैल्यू को अलग कर देना है। क्यों अलग कर देना है? याद है, क्योंकि गुड्स पर क्या लगेगा? वैट लगेगा। ये अलग कहां करते हैं हम? नोटिफिकेशन नंबर 12/2003 में, कि जो भी गुड्स आपने सेल किए हैं उसको वहां से हटा दीजिए। अगर आप याद करें तो मंडप कीपर की सर्विस के अंदर इन्हीं गुड्स की सेल के लिए एक अबेटमेंट दी हुई है। याद कीजिए, अबेटमेंट कितनी परसेंट थी वहां पर? 40%। वो इसी नाम के लिए थी कि बैंकेट हॉल वाले आपको जब सर्विस देते हैं तो उसमें फूड की वैल्यू भी इंक्लूड रहती है,
और अगर आप उससे अलग नहीं करना चाहते, आप इकट्ठा बिल रेज कर रहे हैं सर्विसेज का भी और गुड्स का भी, देन 40% रिडक्शन हैज बीन अलाउड ऑन अकाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड। नॉर्मली जो सर्विस टैक्स का सिस्टम है वो ग्रॉस अमाउंट का है, नॉर्मली कोई रिडक्शन अलाउड नहीं है। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी की रेंटिंग में से हाउस टैक्स जो म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड है आपके, उसकी रिडक्शन ग्रॉस अमाउंट में से सरकार ने अलाउ कर रखी है एज अ मेजर ऑफ रिलीफ। याद करें नोटिफिकेशन नंबर क्या था उसका, 24/2007। ये नोटिफिकेशन कहती है कि जब आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पर दी है तो उसके ग्रॉस रेंट में से, टैक्स में से नहीं, ग्रॉस रेंट में से आप जो म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड हैं उनकी रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। थोड़ा सा रिलीफ मिल गया सेसी को, लेकिन रिडक्शन तभी मिलेगी जिस साल में आपने प्रॉपर्टी टैक्स पे किया है। मान लीजिए किसी साल में आपने प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं किया तो रिडक्शन नहीं मिलेगी आपको। रिडक्शन ना मिलने से आपका सर्विस टैक्स थोड़ा ज्यादा पे हो गया। ये जितना ज्यादा सर्विस टैक्स पे हुआ है इसे निकाल कर रख लीजिए। फ्यूचर में जब भी वो प्रॉपर्टी टैक्स पे करेंगे आप, उस टैक्स की पेमेंट करने के बाद ये जो एक्सेस टैक्स आपने कैलकुलेट करके रख लिया था उसकी रिडक्शन क्लेम कर लीजिएगा आप सर्विस टैक्स में से। और वो रिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं जब भी आप प्रॉपर्टी टैक्स पे करेंगे उसके 1 साल के अंदर जब चाहे पे कर दीजिएगा। दैट इज अबाउट डिडक्शन। वैल्यूएशन में एक और जरूरी मुद्दा, जब कोई पेयर आपको पेमेंट करता है तो बहुत बार आपको टीडीएस काट के पेमेंट करता है। तो सर्विस टैक्स किस अमाउंट पर लगाएंगे हम, आफ्टर टीडीएस या बिफोर टीडीएस? बिफोर टीडीएस। क्यों? क्योंकि हमें सर्विस टैक्स चार्ज करना है ऑन द ग्रॉस अमाउंट। इसका मतलब 1 लाख रुपीज का बिल था, 10,000 टीडीएस काट दिया पेयर ने, 90,000 दिए हमें, 10,000 इज डीम टू बी रिसीव एंड सर्विस टैक्स शैल बी चार्ज ऑन द ग्रॉस अमाउंट ऑफ 1 लाख रुपीज। वैल्यूएशन की बातें, सेक्शन 67 खत्म। इसके बाद आते अपने सामने जनरल एग्जेम्पशंस फॉर ऑल सर्विसेज। हर सर्विस के लिए कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर सर्विस टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। नंबर 1, यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। नंबर 2, फॉरेन एम्बेसीज, डिप्लोमेटिक मिशन। अगर आप याद करें तो आमिर खान की मूवी की सीन देखे था आपने वहां पर, सरफरोश का। 3rd, इंडिया के बाहर सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं आप, लेकिन उसमें कंडीशन है आरबीआई की कि पैसा इंडिया में आना चाहिए। 4th, SCZ में सर्विस देते हो किसी को या फिर SCZ डेवलपर को सर्विस देते हो। 5th, आरबीआई ने सर्विस दी, नॉट टैक्सेबल। 6th, SSP की नोटिफिकेशन। कौन सी नंबर है नोटिफिकेशन SSP की? 6/2005। ये नोटिफिकेशन हर साल अलग अलग चेक की जाएगी। पहली बात, इसकी कंडीशन ये है कि पिछले साल को चेक करोगे कि पिछले साल में उसकी सर्विसेज जो प्रोवाइड की थी उसने, जो इनवॉइसेस रेज किए थे उसने, वो 10 लाख तक के होने चाहिए। पिछले साल में 10 लाख तक थे, तभी करंट ईयर में आप एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल होंगे आप। अगर पिछले साल में 10 लाख से ज्यादा थी तो इस साल में भले ही आपकी सर्विसेज 2 लाख तक की हो जाएं, तब भी आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी आपको। तो हमेशा क्वेश्चन में चेक करना कि पिछले साल में उसकी सर्विसेज 10 लाख तक की थी या नहीं थी। 10 लाख तक की थी तभी इस साल में एग्जेम्पशन मिलेगी, याद रखिएगा। अगर ये फर्स्ट ईयर है तब भी एग्जेम्पशन दीजिए। अब अगर एग्जेम्पशन अवेलेबल है आपको तो पहले वाले 10 लाख सभी प्रीमाइसेस के मिलाकर, टोटल सभी ब्रांचेस के लिए मिलाकर, सभी सर्विसेज के लिए मिलाकर पहले 10 लाख माफ होंगे बस आपके। उसके बाद वाले पर आपको सर्विस टैक्स पे करना पड़ेगा नॉर्मली आपको। फॉर एवरी ईयर दिस हैज टू बी चेक्ड सेपरेटली। चलिए, ये रही हमारी जनरल एग्जेम्पशन। नेक्स्ट इशू, हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमारा अमाउंट कितना है, हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें सर्विस टैक्स पे करना भी है नहीं करना है। अब नेक्स्ट इशू ये है कि सर्विस टैक्स हमें सरकार के पास जमा कब करवाना है। इसके लिए हमें 2 बातें चाहिए। एक चाहिए हमें पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल, एक चाहिए हमें सर्विस टैक्स रूल। समझिए ध्यान से। पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल से ये डिसाइड करें कि आपने सर्विस प्रोवाइड कब की थी, एंड वंस यू डिसाइड कि आपने सर्विस प्रोवाइड कब की थी, फिर ये सोचें STR के अकॉर्डिंगली कि आपको सर्विस टैक्स जमा कब करवाना है। तो पहले PTR रूल 3, फिर STR रूल 6। आइए चलते हैं PTR रूल 3 की तरफ। ये कहता है कि आपको 2 बातें देखनी है कि आपने इनवॉइस कब रेज किया और डेट ऑफ पेमेंट। लेकिन पहला स्टेप हमेशा क्वेश्चन में चेक कर लीजिए कि इनवॉइस वैलिड है भी या नहीं है।
हमने एक जो ट्रिक डेवलप कर रखी है स्मार्ट वर्क, स्टेप 1, हम कब मानते हैं कि इनवॉइस कब वैलिड है? इफ इश्यूड विद इन हाउ मेनी डेज? आज का लिमिट क्या चल रही है इनवॉइस इश्यू करने की? 30 डेज। अगर आपने कंप्लीशन के 30 डेज में इनवॉइस इश्यू कर दिया तो वह इनवॉइस वैलिड है आपका। वो अगर इनवॉइस वैलिड है तो इनवॉइस और अमाउंट रिसीव विच एवर इज अर्लियर। अगर आपने 30 डेज तक इनवॉइस इश्यू नहीं किया, इसका मतलब इनवॉइस इनवैलिड है। इनवैलिड है तब उस सिचुएशन में इनवॉइस की वजह आप देखकर चलेंगे डेट ऑफ कंप्लीशन और रिसीट ऑफ अमाउंट विच एवर इज अर्लियर। अगर आपको पार्ट पेमेंट मिलती है तो हर पार्ट के लिए ये अलग अलग चेक करके चलेंगे कि आपने इनवॉइस कब इश्यू किया और पेमेंट कब मिली आपको। दैट इज रूल 3 ऑफ पीटीआर। अब इसके बाद पीटीआर रूल 3 में डिसाइड करने के बाद पहुंच जाइए रूल 6 ऑफ एसटीआर। आपने जब भी डिसाइड कर लिया कि व्हेन इज सर्विस इज डीम्ड टू बी प्रोवाइडेड, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन एज पर रूल 3 ऑफ पीटीआर, उसके अगले महीने की 5 तारीख को आपको सर्विस टैक्स जमा करा देना है। अगर आप इंडिविजुअल फर्म है तो आपको क्वार्टरली टैक्स जमा कराना है क्वार्टर एंड होने के 5 तारीख तक। अगर ई पेमेंट कर रहे हैं तो 5 की बजाय 6। अगर मार्च में आपकी तक आ रही है आपकी लायबिलिटी तो मार्च तक के लिए पेमेंट कब जमा कराएंगे? 5 अप्रैल या 31 मार्च? 31 मार्च। ई पेमेंट के लिए क्या एक दिन एक्सटेंडेड है? नहीं, 31 मार्च के लिए इट हैज टू बी 31 मार्च ओनली। लेकिन इसके लिए एक छोटा सा एक्सेप्शन क्रिएट किया गया कि बजाय ये देखते हैं कि आपने सर्विस कब प्रोवाइड की है, हम ये देखेंगे कि आपने अमाउंट रिसीव कब किया है। अब लेटेस्ट सिस्टम के अकॉर्डिंगली ये नहीं देखा जाता कि आप 6 सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कोई और सर्विस है। अब ये देखा जाता है कि पिछले साल में आपने जो सर्विसेज प्रोवाइड की हैं वो 50 लाख तक की थी या नहीं थी। अगर पिछले साल में सर्विसेज आपने 50 लाख तक की प्रोवाइड की हैं तो इस ईयर में आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आप कैश सिस्टम चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। अब ये नहीं पूछेंगे हम आपसे कि आप कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे आप सीए हैं चाहे नहीं है। पिछले साल 50 लाख तक की सर्विसेज थी, आप इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म है तो इस साल में पहले 50 लाख तक आपको ऑप्शन दी गई है, आप चाहें तो कैश सिस्टम फॉलो करें, चाहे तो अपना एक्रूवल सिस्टम फॉलो करें। 50 लाख के बाद आप पर कंपल्शन है कि आपको सिस्टम एक्रूवल फॉलो करना ही पड़ेगा। दैट इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। ओके, यहां तक हमारे क्वेश्चन करने के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिए जरूरी है। नेक्स्ट पार्ट फ्रेंड्स थ्योरेटिकल पॉइंट्स का, इसके बाद करते हैं। गुड लक, वर्क हार्ड, ऑल द बेस्ट। मन लगाकर काम करो, जोश में।